बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी 2021 के लिए ईवीएस सब्जेक्ट से यानी पर्यावरण अध्ययन नामक विषय से प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हैं, तो आप जितना हो सके इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगा करके एग्ज़ाम में ज़रूर जाएं। इससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी तो बेहतर होगी ही, साथ ही आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ईवीएस सब्जेक्ट की, तो ईवीएस से लगभग 3 सेट आपके कंप्लीट हो गए हैं। वहीं अगर हम बात करें सीडीपी सब्जेक्ट की यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो 2 सेट कंप्लीट हो गए हैं। वहीं अगर हम बात करें हिंदी सब्जेक्ट की, तो हिंदी सब्जेक्ट से भी आपका 1 सेट कंप्लीट हो गया है। और वहीं अगर हम बात करें संस्कृत सब्जेक्ट की, तो संस्कृत सब्जेक्ट से भी आपका 1 सेट जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आपके 2 सब्जेक्ट बचते हैं जो कि है आपका इंग्लिश और संस्कृत आपका ऑप्शनल रहता है। ठीक है, काफ़ी बच्चे इंग्लिश चूज़ करते हैं और काफ़ी बच्चे संस्कृत, तो ये आपका ऑप्शनल पेपर रहता है, तो इसे भी बहुत जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा आपका जो कंपलसरी पेपर है जो कि मैथ्स सब्जेक्ट का है, गणित सब्जेक्ट का है, तो इसे भी बहुत जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ पर आपको डेली वीडियोस मिलते हैं, तो आप इन डेली वीडियोस से अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं जो कि आपके रेस्ट क्वेश्चंस थे, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 121 से 135 तक की क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली थी। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के सेट लगा रहे हैं तो आप इसके लिए हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो को हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 136 से। तो क्वेश्चन नंबर 136 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है या स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है, इनमें से कौन सा ऐसा एक विटामिन है। तो यहाँ पर 136 की बात करें, 136 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा। कैल्शियम एवं विटामिन डी जो है वह स्वस्थ हड्डियों के लिए अनिवार्य है। विटामिन डी के कई सारे स्रोत हैं जिनमें से धूप जो है वह प्रमुख स्रोत है, यानी अगर आप सुबह की धूप लेते हैं जिसमें विटामिन डी पाया जाता है तो वह आपकी अस्थियों यानी हड्डियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। वहीं अगर हम बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तथा विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी में जो है वह खट्टे फलों में पाया जाता। पहली बात तो विटामिन सी जो है वह त्वचा के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने विटामिन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानी कि कौन सा विटामिन किसके लिए आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 137 पूछा है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इनमें से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हिमालय की, वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए हैं। तो 137 की बात करें, 137 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, माउंट कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व में अगर हम बात करें इस चोटी की। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 138 पूछा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है वो आपको बतानी है। तो 138 की बात करें, 138 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण देना। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण विधि के सिद्धांत हैं वह रुचि पर आधारित हैं। बच्चों में किस प्रकार की रुचि है, किस प्रकार का इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वह खेल विधि के माध्यम से हम पता कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट हमारा डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 139 पूछा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो यहाँ पर वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम पूछा है, वो आपको बताना है।
तो यहाँ पर 139 की बात करें, 139 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। इसका एक ट्रिक भी है वायुमंडल की परतों की कि छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो इस तरह से क्षोभ मंडल जो है वह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस परत की विषुवत रेखा पर ऊंचाई की बात करें तो लगभग 18 किमी है, यानी किलोमीटर है, तथा ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पर हो गई क्षोभ मंडल के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 140 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो आप सभी को पता है विटामिन सी किस में पाया जाता है, ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है तो आपको बताना है। तो विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। जबकि हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से आप सभी को पता है रतौंधी हो जाती है। वहीं थकान किससे होती है तो रक्त में लौह की कमी की वजह से थकान हो जाती है। तो इतनी सारी चीजें हो गई इन विटामिन के बारे में कि किसमें किस कमी की वजह से कौन सा रोग होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 140 का ए हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 141। देख लेते हैं 141 क्या पूछा है। 141 पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 141 की बात करें, 141 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के भाग 3 की, जो भाग 3 है वह क्या कहता है तो भाग 3 तथा अनुच्छेद हमारा जो है 12 से 36 का संबंध जो है वह मौलिक अधिकारों से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा और हृदय कहा है, तो वह 32 है अनुच्छेद। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 141 का जो है वह सी हो जाएगा, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 36 में दिए हैं और भाग 3 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें तो 142 पूछ रहा है असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा है असम का एक प्रसिद्ध मतलब गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य। आपके ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर 142 की बात करें, 142 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, कांजीरंगा जीव अभ्यारण्य। अगर हम बात करें कांजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य की तो यह असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में ये कहाँ है तो ये असम राज्य में ही गोलाघाट एवं नवगांव, गोलाघाट एवं यहाँ पर लिख दे रहे हैं नवगांव यहाँ पर आपका स्थित है, जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह विश्व के लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडे का आवास है। तो दोस्तों इतनी सारी बातें हो गई कांजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि जो जिम कॉर्बेट पार्क है या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क है उसका नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के बारे में तो इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। 3 अक्टूबर को इसका नाम बदला गया है। तो आप इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है आने वाले यूपीटीटी में। तो यहाँ पर इन चीजों का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 143। क्वेश्चन नंबर 143 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है या कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इनमें से आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना है। तो 143 की बात करें, 143 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर ए हो जाएगा, बेसाल्ट। आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है वह ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा यानी मैग्मा के पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जमने से होता है। इसके उदाहरण कई सारे देखने को मिलते हैं। तो पहला तो बेसाल्ट हो गया, और भी हैं जैसे ग्रेनाइट, पैग्मेटाइट, डायोराइट। तो ये सारे उदाहरण होंगे आपके आग्नेय चट्टानों के।
तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 144। क्वेश्चन नंबर 144 पूछा है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको 144 का आंसर बताना है। तो 144 की बात करें, करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को समतापमंडल कहते हैं। ओजोन परत का विस्तार वायुमंडल के समतापमंडल में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 145। क्वेश्चन नंबर 145 पूछा है कि प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, इनमें से कौन है जिसके द्वारा वह स्रावित किया जाता है। यानी जो भी आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन है जिसके द्वारा यह स्रावित किया जाता है। तो यहाँ पर 145 की बात करें, करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, रक्त प्लेटलेट्स। यह कैसे है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन नामक रक्त का थक्का जमने वाले पदार्थों का संश्लेषण जो है यकृत में करता है। इन्हें रुधिर प्लेटलेट्स स्रावित करती हैं। कौन करेंगी? रुधिर प्लेटलेट्स। तो इस तरह से यह जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर 145 का बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 146। क्वेश्चन नंबर 146 पूछा है, अकेशिया अरेबिका का वैज्ञानिक नाम है। यानी इनमें से वो कौन सा पौधा या पेड़ है जिसका वैज्ञानिक नाम दिया है अकेशिया अरेबिया। तो आपको बताना है इस पौधे का नाम या पेड़ का नाम। तो यहाँ पर 146 की बात करें, 146 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, बबूल। बबूल का वैज्ञानिक नाम जो है वह अकेशिया अरेबिका है। वहीं सागौन की भी बारे में जान लेते हैं। सागौन का भी कई बार पूछ चुका है। तो सागौन का वैज्ञानिक नाम जो है वह टैक्टोना ग्रैंडिस है। ठीक है, इन दोनों के बारे में जाना। वहीं पर आपको बताना है नीम और अनार का वैज्ञानिक नाम, क्योंकि अगर आप खुद से भी इनका आंसर करेंगे तो आपके दिमाग में बैठी रहेंगी ये चीजें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 147। क्वेश्चन नंबर 147 पूछा है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है। तो 147 की बात करें, 147 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन जो है वह देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर सी हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 148। क्वेश्चन नंबर 148 पूछा है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। किस स्थान पर की गई है, किस नदी पर की गई है, वो आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना जो है वह बेतवा नदी पर लागू की गई है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 148 का डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 149। क्वेश्चन नंबर 149 पूछा है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। आपको बताना है कि बिहू जो है वह भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो 149 की बात करें तो करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, असम। बिहू जो है वह असम का लोक नृत्य है। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वह है भरतनाट्यम। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का घूमर है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कथक है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 149 का सी हो गया। इस तरह से हमने सभी के बारे में जो भी लोक नृत्य हैं वह जाने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 150। ये हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन पूछा है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं, आपको बताना है। 150 की बात करें तो करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, खाद्य जाल। प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती, बल्कि सभी एक दूसरे के परस्पर संबंध द्वारा एक समूह बनाते हैं, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें हो गई खाद्य जाल के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट जो था 3 हमारा वो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।